द इंडियन स्ट्रगल। यूरोप प्रवास के दौरान सुभाष चंद्र ने अपनी वृहद कृति द इंडियन स्ट्रगल का प्रथम और प्रमुख खंड लिख डाला था। इसे पूरा करने में उन्हें साल भर से कुछ ऊपर लगा और इस दौरान उनका स्वास्थ्य कतई संतोषजनक नहीं था। उस पर भी वह पुस्तक, जो ऐतिहासिक आख्यान थी, लिखते समय पर्याप्त संदर्भ सामग्री उपलब्ध नहीं थी और अपनी स्मृति पर ही बेहद बोझ डालना पड़ा था। वह पुस्तक जनवरी 1935 में लंदन से प्रकाशित हुई। भारत के ब्रिटिश सरकार ने बिना वक्त गवाए लंदन में भारत सचिव से मंजूरी लेकर पुस्तक के भारत में उपलब्ध होने पर रोक लगा दी। दलील थी कि यह पुस्तक आतंकवादी तौर तरीके तथा सीधी कार्रवाई को प्रोत्साहन देती है। यह अनुमान का ही विषय है कि भारतीय पाठकों पर इसने क्या प्रभाव डाला होगा। अलबत्ता ब्रिटेन में इसकी खास तौर पर प्रशंसा हुई और यूरोप के राजनीतिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में खूब गर्मजोशी से इसका स्वागत किया गया। इंग्लैंड के मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा, किसी भारतीय राजनीतिज्ञ द्वारा भारतीय राजनीति पर अभी तक लिखी गई यह संभवतः सर्वाधिक रोचक पुस्तक है। बेशक इसका महत्व इसलिए बेहद बढ़ जाता है कि लेखक भारतीय राजनीति की 3 सबसे दिलचस्प विभूतियों में सबसे कम उम्र है। पिछले 14 वर्षों के इतिहास का उसका आकलन घोषित रूप से यद्यपि वामपंथी दृष्टिकोण से किया गया है, लेकिन प्रत्येक दल और व्यक्ति के प्रति लगभग उतना ही खरा है जितना की अपेक्षा युक्ति संगत रूप से एक सक्रिय राजनीतिज्ञ से की जा सकती है। संडे टाइम्स ने कहा, विचार आदि को धार देने के लिए द इंडियन स्ट्रगल एक मूल्यवान पुस्तक है। डेली हेराल्ड के राजनयिक संवाददाता का मत था, यह शांत, स्थिर और निरावेगी है। मेरे ख्याल से समकालीन भारतीय राजनीति पर यह मेरी नजर से गुजरी सर्वाधिक सक्षम पुस्तक है। यह किसी मतांध व्यक्ति की नहीं, विलक्षण रूप से समर्थ मस्तिष्क की रचना है, कुशाग्र, विचारशील एवं रचनाशील मस्तिष्क की, ऐसे आदमी की जो 40 से कम की अपनी मौजूदा उम्र में किसी भी देश की राजनीति के लिए उपयोगी और शोभनीय हो सकता है। न्यू क्रॉनिकल ने टिप्पणी की, क्रांतिकारी के रूप में यह असाधारण रूप से विवेकी है। उसके साक्ष्य का महत्व वही है जो किसी अत्यंत स्पष्टभाषी प्रत्यक्षदर्शी गवाह के बयान का हो सकता है। पुस्तक को भारत में प्रतिबंधित करने पर ब्रिटेन के वामपंथी राजनीतिज्ञों तथा साहित्यिक हलकों में खलबली मच गई। जॉर्ज लॉन्सबरी ने एक संदेश में कहा, उसे सुभाष को धन्यवाद दो उसकी पुस्तक के लिए, जिसे मैं अत्यंत रुचि से पढ़ रहा हूँ और जिससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। फ्रांसीसी विद्वान रोमारोला ने सुभाष को एक पत्र में लिखा, भारत के आंदोलन के बारे में यह इतिहास की एक अनिवार्य पुस्तक है। इसमें आप इतिहासकार के सर्वोच्च गुणों के साथ नजर आते हैं, प्रांजलता तथा उच्च कोटि की तटस्थ मानसिकता के साथ। मैं आपके उच्च राजनीतिक बोध की सराहना करता हूँ। आयरलैंड के राष्ट्रपति डी वेलरा ने सुभाष को लिखा, आशा करता हूं कि निकट भविष्य में भारतीय जनता स्वाधीनता और सौभाग्य प्राप्त कर लेगी। रोम में सुभाष ने स्वयं मुसोलिनी को अपनी पुस्तक की प्रति भेंट की थी और मुसोलिनी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। यूरोप के तमाम देशों की अपेक्षा भारतीय स्वाधीनता में आयरलैंड की सर्वाधिक रुचि थी। उधर भारत के राष्ट्रवादियों, खासकर बंगाल के क्रांतिकारियों को भी आयरलैंड वासियों के संघर्ष ने बहुत प्रेरित किया था, क्योंकि उनका शत्रु भी ब्रिटेन था। यूरोप प्रवास के दौरान सुभाष चंद्र को आयरिश अनुभव को बहुत निकट से समझने का अवसर मिला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अन्य देशों को, विशेषतया महाद्वीप में ब्रिटेन के पारंपरिक विपक्षी जर्मनी का समर्थन जुटाने के लिए आयरिश क्रांतिकारियों तथा अपनाए गए तरीकों का उन्होंने बड़ी बारीकी से जायजा लिया। तुलना करने पर सुभाष ने पाया और संपुष्ट भी किया कि आयरलैंड और भारत के स्वाधीनता संग्रामों की राजनीतिक प्रवृत्तियों में दिलचस्प समानताएं हैं।
डी वैलरे से अपनी मुलाकात की दिशा में पहला कदम उठाते समय सुभाष बर्लिन में थे। 1936 के प्रारंभ में दोनों नेता डबलिन में मिले थे और आपसी हितों के अनेक मामलों पर उनमें लंबी बातचीत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को आयरलैंड से वितरित करने के लिए सुभाष ने 3 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन में भारत संबंधी बुलेटिन प्रकाशित करने का प्रबंध किया। किवंदित आयरिश क्रांति वीरांगना मैडम मॉड गन मैकब्राइड की देखरेख में चलने वाली इंडो आयरिश इंडिपेंडेंस लीग की गतिविधियों में सुभाष चंद्र बोस की आयरलैंड यात्रा से भारी सरगर्मी आ गई। सन 1934 में जब राष्ट्रमंच पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उदित हुई तो सुभाष यूरोप में थे। भारतीय राजनीति में इस वामपंथी धारा के आगमन पर उन्हें प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे समझते थे कि जिस सहज आवेश के परिणाम स्वरूप वह पार्टी गठित की गई है वह ऐतिहासिक दृष्टि से सही है। लेकिन सुभाष का मत यह भी था कि सोशलिस्टों में एक रूपता नहीं है, उनके कई विचार घिस-पिट चुके हैं और उन्हें जरूरत है एक स्पष्ट विचारधारा, कार्यक्रम और योजनाबद्ध कार्रवाई की। इसका खुलासा करते हुए सुभाष चंद्र ने कहा कि भावी भारत का दारोमदार बनने वाली पार्टी को जनसाधारण के हितों का पक्ष लेना होगा, न कि निहित स्वार्थों का। इसे भारतीय जनता की संपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता का ही पक्ष साधना होगा। चरम लक्ष्य के रूप में इसे भारत के लिए संघीय सरकार को ही पैरवी करनी होगी। लेकिन देश को स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ वर्षों तक केंद्र में तानाशाही अधिकारों वाली शक्तिशाली सरकार की अनिवार्यता भी समझ लेनी होगी। इसे एक विश्वसनीय राजकीय योजना प्रणाली पर निर्भर करना पड़ेगा और देश के कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए पसीना बहाना होगा। इसे जात पात जैसी सामाजिक बंदिशें तोड़नी होगी और ग्रामीण बिरादरियों अथवा अतीत के 5 पंचायतों के आधार पर समाज का नया ढांचा खड़ा करना होगा। इसे जिम्मेदारी मिटाकर समूचे भारत में पटेदारी की एक जैसी व्यवस्था लागू करनी होगी। पार्टी मध्य विक्टोरिया कालीन शैली के लोकतंत्र की वकालत नहीं करेगी, बल्कि भारत के अखंड रखने और अव्यवस्था रोकने के एकमात्र साधन के रूप में सैन्य अनुशासन में बंधी एक सशक्त पार्टी की सरकार की हिमायत करेगी। पार्टी को सारे परिवर्तनकामी संगठनों को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतर्गत एक सूत्र करने का प्रयास करना होगा, ताकि राष्ट्रीय जीवन में कई मोर्चा पर एक साथ मिलीजुली कोशिशें हों। सुभाष चंद्र की धारणा थी कि कई कारणों से भारत में साम्यवाद कभी नहीं अपनाया जा सकेगा। भारत का आंदोलन अनिवार्यता एक राष्ट्रवादी आंदोलन था, भारतीय जनता की राष्ट्र मुक्ति का आंदोलन। उनका मत था कि भारत को एक संयोजनशील अथवा समानता पारक सिद्धांत का सृजन करना होगा, जिस पर भावी भारतीय समाज की नींव रखी जा सके। इस सिद्धांत को वे साम्यवाद कहते थे। प्राचीन भारत में यह शब्द सामाजिक विरोधाभास मिटाकर उपलब्ध समरूप स्थिति को अभिव्यक्त करता था। वर्ष 1935 में सुभाष चंद्र को अपना विकारग्रस्त पित्ताशय निकलवाने के लिए एक गंभीर ऑपरेशन करवाना पड़ा। डॉक्टरों के आखिर उनकी बीमारी को जड़ पकड़ ली थी। बड़े ऑपरेशनों में आज की अपेक्षा उन दिनों बहुत ज्यादा जोखिम और सुभाष को यह जोखिम एक दूरस्थ देश में परिजनों प्रियजनों की अनुपस्थिति में उठाना था। इसलिए उनसे कहा गया कि अनहोनी के मद्देनजर वे अपनी अंतिम इच्छा या अंतिम संदेश लिख डालें। सुभाष ने एक छोटे से कागज पर लिखा, मेरी जायदाद मेरे देशवासियों के हिस्से, मेरे कर्ज मेरे भाई शरद के जिम्मे। यूरोप घूमते हुए सुभाष चंद्र स्विट्जरलैंड भी गए थे। वहां जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ के गलियारों में द्वार द्वार दस्तक देकर उन्होंने दलीलें दी कि स्वाधीनता उनके देश का अधिकार है, मगर यह देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई कि लीग के अधिकारों पर शक्ति हावी है और उसके सभा परामर्शों में पराधीनों की आवाज कतई नहीं सुनाई जाती।
यूरोप के जिन बौद्धिकों से सुभाष मिले उनमें से एक थे महान फ्रांसीसी विद्वान और भारत मित्र रोमारोला। सुभाष चंद्र से मिलने के बाद रोला ने अपनी डायरी में एक विस्तृत दूर देश के अनजान युवा यात्री का दिलचस्प वर्णन किया है। रेला के पाया कि सुभाष अत्यंत गंभीर, विचारशील और कुशाग्र हैं, जो हाल ही में छपी उसकी पुस्तक से साबित हो चुका है। घटनाओं और व्यक्तियों को उसने ठेठ राजनीति की दृष्टि और असाधारण निष्पक्षता से जांचा परखा है। आतंकवाद को वह कोई स्वस्थ नीति नहीं समझता, लेकिन संगठित प्रतिरोध का समर्थक है जिसमें हिंसा वर्जित नहीं है। वह निश्चल है और यूरोपीय युद्ध पर टिकी इस उम्मीद को नहीं छिपाता कि इंग्लैंड उसमें फंसा होगा तो भारत की जीत की संभावना सुनिश्चित हो जाएगी। सोवियत संघ भारत के स्वाधीन होने में मदद करे, इसमें उसे निश्चय ही कोई हर्ज नहीं आया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।